साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 2.67 वाङ्मय 63, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। आपको पढ़कर सुनाते हैं। बाल चरित्र निर्माण संबंधी कुछ आवश्यक ज्ञातव्य। आदत और चरित्र एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। इसी धारणा के आधार पर कुछ लोगों ने चरित्र को आदतों का पुंज और आदतों को व्यक्ति का दूसरा स्वभाव माना है, परंतु आज इस धारणा से पूर्ण रूपेण हम सहमत नहीं हो सकते। यद्यपि हम यह मानते हैं कि आदतों का व्यक्ति के चरित्र पर अवश्य गहरा प्रभाव पड़ता, तो भी आदत और चरित्र में बड़ा भेद है। आदतें यांत्रिक होती हैं, उन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अनुकूल परिस्थिति के अभाव में वे हमारी सहायता नहीं कर सकती, परंतु चरित्र के विषय में ऐसी बात नहीं कही जा सकती। चरित्र तो सदा हमारे साथ रहता है। हमारी प्रत्येक गति का उससे घनिष्ठ संबंध होता है। आदत से व्यक्ति को कोई ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त होती जिससे उसके सारे कार्य निर्धारित होते रहें, परंतु चरित्र तो व्यक्ति के सारे जीवन सिद्धांत का निचोड़ होता है। चरित्र सारे जीवन सिद्धांत का निचोड़ होता है और उसी के अनुसार वह अपने जीवन का विभिन्न व्यापार चलाता है। विवेक के अनुसार जो कार्य किया जाता है उससे अच्छी आदतें बन पड़ने की संभावना रहती है और तब ये अच्छी आदतें हमारे चरित्र के अंग हो सकती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि चरित्र और आदतों में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं। आदत का महत्व। हमारे अनेक आचरण हमारी विभिन्न आदतों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि कोई बुरी आदत बढ़ गई तो उससे पिंड छुड़ाना बड़ा ही कठिन होता है। बीड़ी, सिगरेट तथा अन्य मादक वस्तुओं की आदत पड़ जाने पर उन्हें छोड़ना बड़ा ही कठिन हो जाता है। पिंजड़े में छोड़ा हुआ तोता फिर पिंजड़े में जा बैठता है। अभ्यस्त घोड़ा स्वतः स्वामी को घर पहुंचा देता है। जब पशु का जीवन आदतों से इतना प्रभावित होता है तो मानवीय जीवन का क्या कहना। बहुत दिनों तक जेल में रहने वाले कैदी मुक्त किए जाने पर फिर जेल में ही रहना पसंद करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति में वर्षों बाद वेस्टिल नामक कारागृह से मुक्त किए जाने पर कैदियों में ही जीवन बिता देने की इच्छा प्रकट की। फ्रांस की राज्य क्रांति में वर्षों बाद वेस्टिल नामक कारागृह से मुक्त किए जाने पर कैदियों में ही जीवन बिता देने की इच्छा प्रकट की। ग्राम जीवन से अभ्यस्त व्यक्ति शहरी जीवन से दूर रहना नहीं चाहता। यदि प्रारंभ में ही बालकों में कुछ अच्छी आदतें डाल दी जाती हैं तो वे उसमें स्थायी हो जाती हैं। बालक के मस्तिष्क में संस्कारों का प्रभाव बड़ी शीघ्रता से पड़ता है। अतः बचपन में आदतों का डालना बड़ा सरल होता है। इसलिए तो बच्चे पढ़ना लिखना शीघ्रतर सीख लेते हैं और प्राणों के सीखने में बड़ी कठिनाई होती है। लिखने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहने से भी एक दिन
लेखक बन जाना संभव हो सकता है। अतः आदत से हम अपनी शक्तियों का संचय और वृद्धि कर सकते हैं, पर आदत का दास बन जाने पर व्यक्ति को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथियों, विलियम जेम्स ने आदत डालने के लिए 4 नियमों का उल्लेख किया है। संकल्प दृढ़ता। नंबर 1, आदत डालने में संकल्प की दृढ़ता का बड़ा भारी महत्व है। संकल्प करने से व्यक्ति अपने में क्या क्या आदतें नहीं डाल सकता। संकल्प करने के बाद यह चेष्टा होनी चाहिए कि अच्छी आदतें डालने का एक भी अवसर हाथ से न जाने पाए। अच्छा होगा कि यदि बालक को किसी विशिष्ट आदत की जीवन में उपयोगिता समझा दी जाए। इस प्रकार समझाना उपदेश के रूप में नहीं होना चाहिए। उपदेश के रूप में नहीं होना चाहिए। यदि इस संबंध में महापुरुषों के जीवन के दृष्टांतों का सहारा लिया जाए तो बालकों में अच्छी आदतों के डालने की संकल्प दृढ़ता आ जाएगी। नंबर 2, कार्यशीलता। सामने आदर्श रख देने के बाद उसके कार्यान्वित करने के लिए बालक को समुचित प्रेरणा देना आवश्यक है। कोरे आदर्शों और सिद्धांतों से काम नहीं चलता। उनके अनुसार कार्य करना आवश्यक है, अन्यथा वांछित आदत न पड़ सकेगी। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ अभिभावक और शिक्षक बालकों के समक्ष लंबी लंबी बातें कर जाएंगे, परंतु अपने सिद्धांतों के अनुसार चलने में बड़े असमर्थ दिखलाई पड़ते हैं। ऐसे लोगों से बालक अच्छी आदत के बदले बुरी आदत सीखता है। अतः अच्छी आदत डालने के लिए यह आवश्यक है कि किसी विशिष्ट आदर्श के प्रति अभिभावक स्वतः क्रियाशील रहते हुए बालकों को उसे अपनाने के लिए आवश्यक प्रेरणा दे। नंबर 3, संलग्नता। संलग्नता के बिना आदत का पढ़ना बड़ा कठिन है। कार्य प्रारंभ कर देने के बाद उसमें संलग्न रहना तब तक आवश्यक है जब तक आदत पक्की ना हो जाए। अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि गुण के लिए कभी भी अवकाश नहीं है। नंबर 4, अभ्यास। आदत पड़ जाने पर उसका जारी रखना बड़ा आवश्यक है, अन्यथा आदत गायब हो सकती है। यह प्रायः प्रत्येक पाठक का अनुभव होगा कि किसी कार्य का अभ्यास छूट जाने पर तत्संबंधी आदत का लोप हो जाता है। संगीतज्ञ जब अभ्यास छोड़ देता है तो वह राग भूलने लगता है। अभ्यास के अभाव में टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की गति बड़ी धीमी पड़ जाती है। स्पष्ट है कि आदत को पुष्ट रखने के लिए उसका अभ्यास करते रहना आवश्यक है। नंबर 5, बुरी आदतों से बचाव। मनोविश्लेषकों की खोज से उपयुक्त प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। कुछ लोगों में अनायास कुछ बुरी आदतें मिलती हैं। उन्होंने जानबूझकर उन्हें अपनाने के लिए निरंतर अभ्यास उस प्रकार नहीं किया है जैसे गणितज्ञ, संगीतज्ञ, टाइपिस्ट करता है। मनोविश्लेषकों का कहना है कि आदतें कुछ ऐसी मानसिक उलझनों के कारण पड़ती हैं जिनसे व्यक्ति अपनी चेतना में अवगत नहीं रहता। इन मानसिक उलझनों के सुलझाव से ही उन बुरी आदतों से व्यक्ति का छुटकारा हो सकता है। मनोविश्लेषणवाद के अनुसार ऐसी आदतें अभ्यास के आधार पर नहीं वरन किसी संवेग के आधार पर पड़ती हैं। किसी बालक में चोरी करने अथवा झूठ बोलने की आदत होती है। ऐसी आदत उसमें किसी विकृत संवेग के कारण आती है। इसी प्रकार अच्छी आदतें उसमें अच्छे संवेगों के कारण आती हैं।
बुरी आदतों को दूर करने के लिए तत्संबंधी विकृत संवेग का पता लगाकर उसे दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि विकृत संवेग नष्ट हुआ तो मानसिक उलझनें सुलझ जाएंगी। मानसिक उलझनों के दूर होने का तात्पर्य बुरी आदतों का नष्ट होना है। हेडफील्डर के अनुसार मानसिक उलझनों के हटने पर आदतें वैसी ही भाग जाती हैं जैसे बिजली के प्रकाश में अंधेरा गायब हो जाता है। यदि बुरी आदतें दूर ना हुई तो इसका अर्थ यह हुआ कि मानसिक उलझनों का अभी नाश नहीं हुआ। संवेगात्मक जीवन में वांछित परिवर्तन आने से व्यक्ति का बुरी आदतों से स्वतः उद्धार हो जाता है। मानसिक उलझनों के सुलझाव में कई सप्ताह अथवा महीने लग सकते हैं, पर उनके सुलझाव से आदतें स्वतः भाग जाती हैं। साथियों, चोरी की आदत अक्सर हो जाती है और हम सब में पाई जाती हैं। बहुत सी चीज़ें हम छुपा लेते हैं, तो चोरी यही तो है। कैसी? और भी तमाम तरह की चोरी है। कुछ बालकों में साधारण से साधारण वस्तुएं चुराने की आदत पड़ जाती है। मनोविश्लेषकों का कहना है कि चुराने की आदत काम मूल प्रवृत्ति के अवदमन के कारण पड़ती है। चुराने की आदत काम मूल प्रवृत्ति के अवदमन के कारण पड़ती है। चुराने में उसे काम भावना की तृप्ति के संवेग का अनुभव होता है। कुछ बालक अपने मित्रों की वस्तुओं को चुरा लेते हैं। मनोविश्लेषकों के अनुसार यह आदत किसी प्रकार के क्रूर व्यवहार करने की उनकी प्रवृत्ति का द्योतक है। परंतु प्रश्न यह है कि बालक घर की वस्तुओं को क्यों चुराता है? क्यों चुराता है? पिता की जेब से वह पैसे क्यों चुराता है? मां के गहने चुराकर वह क्यों बेच आता है? वस्तुतः इस प्रकार की चोरी का प्रधान कारण अभिभावकों का अमनोवैज्ञानिक व्यवहार है। अमनोवैज्ञानिक व्यवहार है। अभिभावकगण उपयुक्त अवसर पर बालकों पर समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ होते हैं। वे कभी बहुत लाड़ प्यार दिखाते हैं और कभी अनायास उन्हें अपने क्रोध का भाजन बनाते हैं। किसी वस्तु के मांगने पर बालक को झिड़क दिया जाता है अथवा झूठी बातें की जाती हैं। उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जाती। फल यह होता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अथवा प्रतिशोध भावनावश अभिभावकों को तंग करने के लिए वे घर की वस्तुएं चुराया करते हैं। फिर यह आदत दृढ़ होकर अन्य परिस्थितियों में भी बालक को चोरी करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अतः चोरी की आदत छुड़ाने के लिए बालकों की मानसिक उलझनों को समझकर तदनुसार उसकी स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। धूम्रपान। बालक धूम्रपान की आदत अपने बड़ों के अनुकरण से अपनाता है। वह समझता है कि धूम्रपान करना बड़े लोगों का चिन्ह है। अपने को कुछ बड़ा दिखलाने के लिए भी वह कभी कभी धूम्रपान का अभ्यस्त हो जाता है। ऐसे भी अशिक्षित अभिभावक हैं जो स्वयं ही स्नेह की अधिकतावश अपने बच्चों से चिलम भरवाते हैं, पैक बनवाते हैं और पहले उसे ही पीने के लिए कहते हैं। मिल या फैक्ट्रियों में काम करने वाले बालकों में बीड़ी अथवा सिगरेट
पीने की आदत पड़ जाती है, वह अनुकरण का परिणाम होता है। बहुतों में धूम्रपान की आदत किशोरावस्था में पड़ती है। मनोविश्लेषकों का कहना है कि यह उनकी वासना प्रवृत्ति का सांकेतिक चिन्ह है। मनोविश्लेषकों का कहना है कि यह उनकी वासना प्रवृत्ति का सांकेतिक चिन्ह है। कहना ना होगा कि बालकों के सामने यदि धूम्रपान करने का बुरा उदाहरण न रखा जाए तो उनमें यह आदत न आएगी। उनमें यह आदत आ जाने पर इसके बुरे परिणाम को उन्हें समझाया जाए और उनके सामने स्वयं धूम्रपान की आदत को छोड़ा जाए। चढ़ाना। साथियों, कुछ बालकों में दूसरों को चढ़ाने अथवा तंग करने की आदत आ जाती है, जिन्हें अपने अभिभावकों अथवा शिक्षकों का प्यार और आदर नहीं मिलता। वे उन लड़कों को तंग करते हैं जिन्हें दूसरों का प्यार और आदर मिलता है। दूसरों को सम्मानित होते देख उसमें ईर्ष्या भावना आ जाती है। ईर्ष्या भावना जागृत हो जाती है। वे भी चाहते हैं कि लोग उनकी योग्यता को समझें और उन्हें प्यार और आदर दें, परंतु अपनी इस इच्छा की पूर्ति होते न देखकर वे चिढ़ जाते हैं। वे चिढ़ जाते हैं और ऊधम मचाना या दूसरों को चिढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। यदि ऐसे बालकों को आत्म प्रकाशन का समुचित अवसर दिया जाए तो वे समझेंगे कि उन्हें भी आदर और प्यार दिया जा रहा है। झूठ बोलना। बालकों में झूठ बोलने की आदत के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी यह देखा जाता है कि बालक किसी वस्तु का गलत वर्णन अपनी ऊंची कल्पना की उड़ान में करता है। बालक की धारणा शक्ति प्रबल नहीं होती। किसी वस्तु को देखने के बाद तत्संबंधी बातें उसे अच्छी तरह याद नहीं रहती। उस वस्तु के वर्णन में वह झूठ बोलकर गलती करता है। अतः ऐसे अवसर पर बालक पर झूठ बोलने का अपराध नहीं लगाना चाहिए। अच्छा हो यदि सहानुभूति पूर्वक उसे सारी बातें ठीक ठीक समझा दी जाएं। कभी कभी बालक दूसरों के अनुकरण से भी झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे उसकी झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। जिस घर के लोग बातचीत में अपने झूठे सम्मान की रक्षा के लिए झूठ बोला करते हैं, उनके लड़कों में झूठ बोलने की आदत आ ही जाती है। अतः यह आवश्यक है कि बालकों के सामने गलत उदाहरण न रखा जाए। दंड के भय से कुछ बालक झूठ बोलना सीख लेते हैं। जिन बालकों पर बात बात में अभिभावकों की डांट या मार पड़ा करती है, वे उससे बचने के लिए झूठ बोल सकते हैं। उदाहरणार्थ, बाजार से कुछ खरीद करके बालक लौटा तो उससे पूछा गया कि अमुक वस्तु क्यों नहीं लाए, तो दंड के भय से वह झूठ बोल सकता है कि वह वस्तु बाजार में मिली ही नहीं, यद्यपि उसके विषय में दुकानदार से उसने पूछा ही ना हो। बालक कभी कभी आत्म प्रकाशन के लिए मनगढ़ंत बातें किया करता है। जब साधारणतः उसकी अवहेलना की जाती है और उसे उपेक्षित प्रशंसा नहीं मिलती, तो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह झूठी बातें कर सकता है। माता पिता के कठोर व्यवहार से जब बालक की सामाजिक इच्छाओं का दमन होता है, तो वह आत्म प्रकाशन के लिए झूठ बोलने का अभ्यस्त हो सकता है। अतः बालकों की सामाजिक इच्छाओं का अवदमन करना बड़ा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इच्छाओं के अवदमन से आत्म प्रकाशन की क्रियाशीलता रुक जाती है और बालक झूठ की आड़ में आत्म प्रकाशन की चेष्टा करता है। बालक को झूठ की आदत छुड़ाने के लिए उसे दंड देना हानिकारक है। दंड से झूठ बोलने की आदत प्रायः बढ़ जाती है।
क्योंकि दंड से उसके आत्म प्रकाशन में और रुकावट पड़ती है। अतः झूठ बोलने की आदत छुड़ाने के लिए आत्म प्रकाशन का अवसर देना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। कुछ अभिभावक स्वयं अनजान में बालक से झूठ की आदत डालते हैं। पैसे रहते हुए भी जब वे कहते हैं कि पैसा नहीं है, अथवा घर में उपस्थित रहते हुए भी जब वे कहलवा देते हैं कि वे घर पर नहीं हैं, तो बालक समझता है कि झूठ बोलना बुरा नहीं और अपना कार्य निकालने के लिए इसका अवलंबन किया जा सकता है। फलतः बालक में झूठ बोलने की आदत आ जाती है। रूसों का कहना है कि यदि बालक की सत्य बात पर भी विश्वास करना छोड़ दिया जाए तो बालक तंग आकर झूठ बोलना स्वयं छोड़ देगा। किसी अवसर विशेष पर किसी झूठ के लिए दंड दिया जा सकता है, परंतु इसका आधिक्य नहीं होना चाहिए। हमें यह याद रखना है कि बालक के प्रत्येक झूठ में कोई उसकी अतृप्त इच्छा छिपी हुई है। अतः झूठ की आदत निकालने के लिए हमें उस अतृप्त इच्छा को समझना है और उसकी स्वाभाविक पूर्ति के लिए समुचित आयोजन करना है। यदि यह आयोजन हो सका तो झूठ बोलने की आदत बालक से स्वतः दूर हो जाएगी। झूठ न बोलने के लिए बार बार उपदेश देने का परिणाम उल्टा हो सकता है। उल्टा हो सकता है। जो स्वयं झूठ बोला करते हैं और बालकों को झूठ न बोलने का उपदेश दिया करते हैं, उनके उपदेश का बालक पर उल्टा प्रभाव पड़ता है और बालक से झूठ बोलने की आदत दूर नहीं होती। अतः उपदेश के स्थान पर यदि उनके सामने व्यक्तिगत व्यवहारिक उदाहरण रखे जाएं तो अधिक लाभ होगा। साथियों, सुनते रहिए इसी पुस्तक के इसी पैरा को पृष्ठ 2.70 से पुनः पढ़कर सुनाएंगे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में।